नमस्कार। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जो नागरिकता के सवाल पर आप कह सकते हैं आखिरी फैसला सुनाता है। ये इतना निर्णायक है, इतना पावरफुल है कि इसके आगे कोई और नियम टिक ही नहीं पाता। जी हाँ, आज हम इसी अनुच्छेद 9 की तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में भारत का भी नागरिक हो और मान लीजिए किसी दूसरे देश का भी? यही वो सवाल है जो हमें आज की इस पूरी पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। और इस सवाल का बिल्कुल साफ, एकदम सीधा जवाब छिपा है अनुच्छेद 9 में। तो ठीक है, तैयार हो जाइए। चलिए इस मौलिक नियम को परत दर परत खोलकर समझते हैं। सबसे पहले हमें उस जड़ को, उस मूल सिद्धांत को पकड़ना होगा जिस पर अनुच्छेद 9 की पूरी इमारत खड़ी है। और वो सिद्धांत है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। अब ये जो बात स्क्रीन पर है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। हमारे संविधान बनाने वालों का मानना था कि नागरिकता, सिटीजनशिप, ये सिर्फ एक कानूनी कागज का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये एक निष्ठा है, एक वफादारी, एन एलिजियंस। और उनकी सोच एकदम साफ थी। एक भारतीय नागरिक की निष्ठा बटनी नहीं चाहिए, वो पूरी की पूरी अनडिवाइडेड सिर्फ भारत के प्रति होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात साफ कर लेते हैं। देखिए, जब भी संविधान में राज्य या स्टेट शब्द का जिक्र आता है तो इसका मतलब महाराष्ट्र या पंजाब जैसे हमारे प्रांत नहीं है। नहीं, यहाँ इसका मतलब है पूरा देश, हमारा राष्ट्र, द नेशन एज अ होल। ये छोटा सा फर्क समझना आगे की बातों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि अनुच्छेद 9 असल में काम कैसे करता है, मतलब इसका एक्शन वाला पार्ट, नागरिकता का अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना। तो सबसे अहम बात यही है, जिस पल, द वेरी मोमेंट, कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली। कानूनी भाषा में इसके लिए एक खास शब्द है, ईओ इंस्टेंटी, जिसका मतलब है ठीक उसी क्षण, इंस्टेंटेनियसली। ये प्रक्रिया थोड़ी तकनीकी लग सकती है, लेकिन चलिए इसे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला कदम, एक भारतीय नागरिक ने दूसरे देश की नागरिकता के लिए अर्जी दी और वो उसे मिल भी गई, ठीक है। दूसरा, कानून ये मानकर चलता है कि ये एक सोचा समझा फैसला था, कोई गलती नहीं हुई है। तीसरा और सबसे अहम, जिस क्षण विदेशी नागरिकता मिली, ठीक उसी क्षण भारतीय नागरिकता खत्म। और चौथा, इसके लिए किसी सरकारी आदेश का, किसी कोर्ट के फैसले का या किसी चिट्ठी पत्री का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये कानूनन अपने आप हो जाता है। और ये नियम इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है कि ये नागरिकता के बाकी सभी दावों को एक झटके में रद्द कर देता है। मतलब सोचिए, अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जन्म भारत में हुआ था या उसके माता पिता भारतीय थे। अनुच्छेद 9 लागू होते ही ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। इट ओवरराइड्स एवरीथिंग। ठीक है, तो अब तक हमने सिद्धांत और नियमों की बात तो कर ली, थ्योरी समझ ली। चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, रियल वर्ल्ड में ये कानून कैसे काम करता है। और इसका सबसे जाना माना उदाहरण है अक्षय कुमार का केस। उन्होंने अपनी मर्जी से वॉलंटरली कनाडा की नागरिकता ली। तो अनुच्छेद 9 के तहत क्या हुआ? जिस पल उन्होंने ऐसा किया, उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो गई। ये इस कानून के सीधे और स्वचालित असर का एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। नागरिकता खोने की बात तो समझ आ गई, पर नागरिकता वापस पाने का रास्ता क्या है? और ये सवाल हमें कानून के एक बिल्कुल दूसरे पहलू से मिलवाता है। अब जरा आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का केस देखिए। वो भारतीय मूल के थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था केन्या में, इसलिए वो जन्म से भारतीय नागरिक नहीं थे। यहाँ क्या हुआ? यहाँ भारत सरकार ने अपनी विवेकाधीन शक्ति, जिसे हम डिस्क्रेशनरी पावर कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया और उन्हें नागरिकता दी। तो ये केस साफ साफ दिखाता है कि सरकार के पास नागरिकता देने की ताकत है, और ये ताकत अनुच्छेद 9 के नागरिकता के ऑटोमेटिक टर्मिनेशन वाले नियम से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का विश्लेषण करते हैं और इस कानून के जो दो अलग अलग चेहरे हमने देखे, उन्हें एक साथ रखकर समझते हैं। ये स्लाइड पूरी बात का निचोड़ बहुत अच्छे से सामने रखती है। जरा देखिए, एक तरफ है नागरिकता खोना अनुच्छेद 9 के तहत, ये प्रोसेस कैसा है,
ऑटोमैटिक। इसका नेचर क्या है? एक पक्का नियम, एन एब्सोल्यूट रूल। इसे चालू कौन करता है? व्यक्ति का खुद का एक्शन, और नतीजा एकदम पक्का। दूसरी तरफ है नागरिकता वापस पाना सरकार की शक्ति से। ये प्रोसेस कैसा है? अर्जी देनी पड़ती है। इसका नेचर सरकार की मर्जी पर है, डिस्क्रेशनरी। इसे चालू कौन करता है? सरकार का फैसला, और नतीजा सिर्फ एक संभावना, कोई गारंटी नहीं। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा और अहम फर्क समझ में आता है। इसे ऐसे समझिए, जन्म से नागरिकता पाना एक अधिकार है, एक राइट, लेकिन खोई हुई नागरिकता को दोबारा हासिल करना वो एक विशेष अधिकार है, एक प्रिविलेज, जिसे सरकार चाहे तो दे या चाहे तो न दे। और अब इस पूरी बातचीत के अंत में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो आज के दौर में बहुत मायने रखता है। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में, जहां लोगों के कई देशों से गहरे रिश्ते हैं, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी, तो ऐसे में क्या यह सिंगल अविभाजित नागरिकता का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है जितना दशकों पहले था? ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर सोचना शायद हमें भविष्य में नागरिकता के बदलते मतलब को समझने में मदद करेगा।